लैप टैप खोल जाने कहाँ बतिया वेला, कब कब हंसेला और चके में रोवेला, माई को हंस रोग हवे रांची जा दिखावना तनी दिया देना। खुदा हर शख्स को महफूज रखे, खुदा हर शख्स को महफूज रखे, मिजाज इस दौर का अच्छा नहीं है। पटना में पढ़े ले बना के स्टाइल, www.com फेसबुक चलावे ले, www.com फेसबुक चलावे ले, कांचे उमिरिया के पकुआ बनावे ले, सारा धन घर सब सगरी कमाई, रह जाई सगरो एकहू न जाई, तनी मान कहनावा तनी दीहा ध्यानावा, भाई भाई लड़ी हैं कैसा कैसी होई, बड़ा लाज लागेला, अरे बड़ा लाज लागेला हाकिम के समनावा तनी दीहा ध्यानावा, मंजिल का पता कोई बताता भी नहीं है, थक हार के बैठा कहीं जाता भी नहीं है, थक भौजी के हंसी अब कटार लागेला, अब अनार लागेला, अब अनार लागेला। डॉक्टर जिसे बनाया वो समंदर के पार था, अब बाप को कहा था उसने दिया जो घर पर बेकार था। नमस्कार, विगत कुछ दिनों से आप सभी हमको देख रहे हैं। मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं कि एक से एक बड़े साहित्यकार, शायर, कवि, समाज को जो लोग दिशा दे रहे हैं, युवा पीढ़ी को जो लोग एक नई और सुंदर दिशा देने का प्रयास करते चले आ रहे हैं, वैसे लोगों से रूबरू कराने का मेरा यह प्रयास विगत कुछ दिनों से जारी है। इसी क्रम में आज मैं आया हूं देश के मशहूर शायर, गज़ल और तरन्नुम के प्रसिद्ध व्यक्तित्व सरफुद्दीन अली सर्फ के साथ। सरफुद्दीन साहब का नाम समूचे देश में गज़ल के लिए, शायरी के लिए, तरन्नुम के लिए और भोजपुरी की रचनाओं के लिए बड़े अदब के साथ लिया जाता है। अब तक सैकड़ों मंचों पे इनके द्वारा भोजपुरी, हिंदी, उर्दू के गज़ल, कविता और तरन्नुम के पाठ किए जा चुके हैं। इसके एवज में इन्हें दर्जनों पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज की युवा पीढ़ी जो है साहित्य और शायरी की दुनिया में क्यों नहीं जाना पसंद करती है, युवाओं की रुचि जो है साहित्य से क्यों कट रहा है, युवा पीढ़ी आज क्या प्रयास किया जाए कि युवाओं की रुचि शेरो शायरी की तरफ बढ़े, मुशायरे की तरफ बढ़े, कवि और कविता लेखनी की तरफ बढ़े। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हुजूर मेरे इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको प्यार और आशीर्वाद के साथ ये कह रहा हूँ कि आपने एक ऐसे शायर को के घर आने की जहमत गवारा किया जिसका तस्वुर मैं नहीं कर रहा था, और आप करीब के होते हुए और इतने मुस्कुरा के मिलने वाले व्यक्तित्व से हमारा जो वाबस्तगी हासिल हुई है, ये हमारे लिए बहुत शुक्रिया आपको। सबसे पहला सवाल है आपसे कि आज का युवा वर्ग जो है, युवा पीढ़ी जो है, युवाओं का रुझान आज साहित्य की तरफ नहीं हो पा रहा है। न कोई कविता लिखना चाहता है, न कोई शेरो शायरी करना चाहता है, किताबों से युवा दूर भाग रहा है। इसकी वजह यह है कि ये मादियत और आर्थिक तौर पे बहुत मजबूत होना चाहता है, और इसके सामने है और आँखों के सामने है। एक बूढ़ा बाप भी अपने बेटे को कामयाब देखना चाहता है पैसे की बदौलत, और वो पैसा ही चाहता है। युवा भी पैसे की तरफ भाग रहा है, इसलिए उसको स्नेह, प्यार, आशीर्वाद का मतलब समझ में नहीं आया। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि डॉक्टर जिसे बनाया वो समंदर के पार था, अब बाप को कहा था उसने दिया जो घर पर बेकार था। तो आज बेकार औलाद की ज़रूरत है, लेकिन साहित्यकार हो, साहित्य हो, अदब हो, इंसानियत हो। इसी मानवता के लिए आदमी पढ़ाई करता था और कमा कर अपने माता पिता की इज्जत, आबरू, अपने बहनों को देखभाल, शादी ब्याह करता था। कहाँ तक तालीम हुई है आपकी? जी, मैं अलीगढ़ से उर्दू में MA किया हूँ और MPhil में दाखिला लेकर तब तक यहाँ आ गया।
और बाबा भूत लोगों को हंसाने लगे, रुलाने भी लगे। जी, जी। हाँ, हंसाना रुलाना ये दोनों काम हुआ है। और 30 साल तक इस इलाके के मैंने सेवा किया है, खिदमत किया है। कोई ऐसा बड़ा शायर नहीं, तंग इनायतपुरी से लेकर सोमेश ओझा तक और संजय से लेकर मेराजुद्दीन तिश्ना तक, इन तमाम लोगों का मैंने बहुत ही, मेरा तो एक चेला है जो सऊदी अरब में, और वो अफरोज़ आलम, बहुत मशहूर, बहुत कामयाब और 11 किताबों का मुसन्निफ़ है जी। आज भी उसकी कई किताबें भरी पड़ी हुई हैं और किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी जा रही हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। कब से आप शायरी की दुनिया में आ गए? मैं, हमारे उस्ताद हुआ करते थे शहरयार साहब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। उमराव जान अदा को मैंने देखने के बाद, ये चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा काम मान लीजिए। वहीं से हम लोगों ने उमराव जी से मुलाकात हुई थी क्या आपकी? जी, शहरयार साहब हमारे उस्ताद थे। अच्छा। तो उमराव जी से तो नहीं, लेकिन जिन्होंने ये लिखी गज़ल को, उनकी वो गज़ल आज भी हम लोग और उनसे पढ़ते थे और उनका मान सम्मान बढ़ाते थे। ये काम हम लोगों ने किया। भोजपुरी के बारे में, एक भोजपुरी के लिए भी आप मशहूर हैं जी। भोजपुरी के बारे में भी कहा जा रहा है कि भोजपुरी के आज जो युवा पीढ़ी के कलाकार हैं जी, भोजपुरी को बहुत अश्लीलता की तरफ ढकेल रहे हैं जी। तो ये चूँकि आज का जवान, लेकिन जो सचमुच का कवि है, जो पैसा नहीं कमाना चाहता है, वो दर्द भी बयान करता है। हाँ, हमारे यादव जी दुर्गा राय कॉलेज के हैं, वो जो माँ पढ़ते हैं तो एक क्षमा बन जाती है। मेरा एक भाई है बंटवारा, आप सुन सकते हैं कि बाबूजी का धानावा लमहर मकानावा, अब अन्हार लागेला, अब अन्हार लागेला, 3 दरवाजा भैले 3 गो अंगनावा, ईर्ष्या के धाह में जरेला मकानावा, भौजी के हंसी अब कटार लागेला, अब अन्हार लागेला, अब अन्हार लागेला। भाई कितना प्यार करता है जी। बचपन में, और जब उसकी पत्नी आ जाती है तो कैसा हो जाता है। जवन भाई अंगूरी धरा के चले, कान्हा पर बिठा के हमके हटिया घुमावले, कहेले सूरतिया देख अब बुखार लागेला, अब अन्हार लागेला, अब अन्हार लागेला। सबसे पहले आपकी कौन रचना हुई जिससे आप किसी मंच पे साझा की और सबसे ज़्यादा ताली मिली उस रचना पे आप? जी, वो गज़ल बहुत पहले मुझको अच्छी तरह से याद है जी। कि उसके 2-3 शेर अभी भी याद हैं कि मंजिल का पता कोई बताता भी नहीं है, मंजिल का पता कोई बताता भी नहीं है, थक हार के बैठा कहीं जाता भी नहीं है, थक हार के बैठा कहीं जाता भी नहीं है। एक आग का दरिया है रवां सीने के अंदर, एक आग का दरिया है रवां सीने के अंदर, एक आग का दरिया है रवां सीने के अंदर, रवां सीने के अंदर, बुझता भी नहीं साफ, जलाता भी नहीं है, बुझता भी नहीं साफ, जलाता भी नहीं है। अब दिल का जो आलम है शरफ कह नहीं सकते, अब दिल का जो आलम है शरफ कह नहीं सकते, अब दिल का जो आलम है शरफ कह नहीं सकते, हंसने भी नहीं देता रुलाता भी नहीं है, हंसने भी इसी तरह के तमाम। कहा जाता है आपके बारे में कि आपकी रचना जब कभी मंचों से आप पढ़ते हैं किसी गज़ल को, किसी नज्म को, तो लोग रोने लगते हैं। वैसी कौन सी रचना है जिस पर लोग रोने से मजबूर हो जाते हैं? यही भाई का जो बंटवारा मैं पढ़ता हूँ,
तो यहाँ राहुल जी डीएम हुआ करते थे, उनके आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि इतनी सही चित्रण कैसे तूने कर दी। मंचों से आप लोगों को हंसाते हंसाते रुलाने लगते हैं, कौन सी रचना है जिस पे लोग हंसते हंसते रो देते हैं? जी, ये आज के परिवेश में सारा पैसा घर बनाने में खर्च हो रहा है जी। ज़िंदगी बनाने में पहले पैसे खर्च होते थे, अब घर बनाने और गाड़ी बनाने में पैसे खर्च होते हैं, जिसकी वजह से आज का बुज़ुर्ग बहुत कुंठित है, आज का माता पिता बहुत कुंठित है। जो 60 के बाद घर बनाता है वो सारा में सोता है, जो 60 के बाद घर बनाता है वो सारा में सोता है, उसके बाद कब्रिस्तान चला जाता है। मुझको एक शख्स से मुलाकात हुई और उसने कहा कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, और उसने बनाया भी, लेकिन जब बुढ़ापे का आलम हुआ तो वो बेचारा इस लायक भी नहीं रहा कि उस घर में सो सके, बल्कि बाहर उसको सुलाया जाता था और वहीं से दिशा और मैदान के लिए उसको भेजा जाता था। उस क्रिया को देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ और सोचा, और मैंने एक गीत लिखी, सारा धन घर सब सगरी कमाई, सारा धन घर सब सगरी कमाई, रह जाई सगरो एकहू न जाई, तनि मान कहनावा तनि दीहा ध्यानावा। सुनाई इरफान नाम था उस शख्स का, सुनाई इरफान भाई काहे के तू धावेला, 60 के उमीर भइल काहे के जोगावेला, ढेर धन घर होई तमारा मारी होई, भाई भाई लड़ी हैं कैसा कैसी होई, बड़ा लाज लागेला, अरे बड़ा लाज लागेला, हाकिम के समनावा तनि दीहा ध्यानावा, तनि माना कहनावा तनि दीहा ध्यानावा। गाड़ीदार पहले बाप खटता था तो बेटा देखता था, और आज बाहर बाप कमाता है तो न बेटे की पढ़ाई बाप देख रहा है और न बेटे की न कमाई को किस मेहनत से कमा रहा है, इसको बेटा भी नहीं देख पा रहा है। तो उस पर मैंने कहा, गाड़ी दरवाजा बावे हाथ में मोबाइल, पटना में पढ़े ले बना के स्टाइल, www.com फेसबुक चलावे ले, www.com फेसबुक चलावे ले, कांचे उमीरिया के पकुआ बनावेले, कहेनी तो कहेले ऑनलाइन बा जमानावा, तनि दीहा ध्यानावा तनि माना कहनावा तनि दीहा ध्यानावा। पूत कमाओ सुत से बपसी डेराले, पूत कमाओ सुत से बपसी डेराले, नौकी के गुण देखे गुण सब हेरा ले, माई हमर दाई हवी लइका खिलावेली, घूमी घूमी रोई रोई सबसे बतावेली, गलती पे टोके नी तो खींचे ले जवानावा, तनि दीहा ध्यानावा तनि माना कहनावा तनि दीहा ध्यान। लोग कहते हैं शहर से भौजाई को लाइए, पटना से लाइए, तो जो पटना से लाता है उसे कभी नहीं पड़ता है। ये पटना हो पटीना आ कितनो सटैब सटीना। शेर सुनिए कि जी भौजी जही भौजी पतोहिया के जहिया उतरली, मने मने मुस्की छोड़स बड़ाई तुरैली, पूछला पर कहेली का हम बताई, पूछला पर कहेली का हम बताई, भैया न रोटी खइहें हम जेना पकाई, भैया न रोटी खइहें हम जेना पकाई, फूका फाड़
रोवेली हमारे समानवा तनी दीह ध्यानवा। सुन सरफुद्दीन साहब हमारा बुझात बा हाथ से बेहाथ हमारे लइका होत जात बा, हाथ से बेहाथ हमारे लइका होत जात बा। लैपटॉप खोल जाने कहाँ बतियावेला, कब कब हंसेला और चके में रोवेला। माई को हंस रोग होवे रांची जा दिखावना तनी दिया बयानवा तनी माना कहनावा तनी दिया। ये है हमारे चंदेशा। और उर्दू के गज़लों के लिए आपकी बड़ी प्रशंसा होती है। जी जी। बहुत लोग तारीफ़ करते हैं कि सरफुद्दीन साहब जब मंच पे आते हैं तो भीड़ से एक आवाज़ निकलती है कि गज़ल पढ़िए, गज़ल पढ़िए। किस प्रकार के गज़ल पढ़ते हैं कि जो ऑडियंस होता है उसमें से केवल गज़ल के लिए आवाज़ निकलती है, वह कौन सा गज़ल होता है? जी जी, तो आप पुरानी गज़ल है, लेकिन उस ज़माने में, जिस ज़माने में हम लोग पढ़ते थे, गज़लों का एक बहुत क्रेज़ था। और वो मैंने क्यों शामो सहर परवरिश गम की है, ज़िंदगी का तुम्हें ये राज बताऊं कैसे। और सिर्फ तूने मेरे माथे की शिकन देखी है, अपने सीने की जलन तुमको दिखाऊं कैसे। तो ये चंद शेर, वो भी 2-3 शेर है, आप समाप्त फरमा लेंगे। आरज़ुओं को थपक कर जो सुलाया मैंने, आरज़ुओं को थपक कर जो सुलाया मैंने, गम का तूफान कलेजे में छुपाया मैंने, गम का तूफान। होश आया तो जवानी का सलीका सीखा, होश आया तो जवानी का सलीका सीखा। अकी मोहब्बत तो मज़ा दर्द का पाया मैंने, की मोहब्बत। और ये शेर ख़ास तौर से, चुप खड़ा था मेरे चेहरे पे नज़र थी उसकी, चुप खड़ा था मेरे चेहरे पे नज़र थी उसकी। चौंक उठा है जो कुछ याद दिलाया मैंने, चौंक उठा है। यही चंद शेर थे जो आप कुछ तरन्नुम में पढ़ा आपको। और कुछ ऐसे इरशाद गज़ल सुन सकते हैं जो हम लोगों ने आप तक पहुंचाए हैं। देखिए सरफुद्दीन साहब जी, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ते चले आए हैं, सब इनकी स्वतः लिखित रचना है। जी। अपने से लिखते हैं और मंचों से उसे पढ़ते हैं, जिस पे ज़बरदस्त तालियां मिलती हैं इन्हें। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के लेखनी को चुराते हैं और मंचों से उसे साझा करते हैं, लेकिन सरफुद्दीन साहब में एक खूबी यह है कि जो कुछ भी पढ़ेंगे, जो कुछ भी आपको सुनाएंगे, वह स्वलिखित होगी, अपने से रचते हैं और रच करके ही मंचों से उसे तमाम श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। आइए कुछ और सुनने का प्रयास करते हैं। कोई भी शहर में अपना नहीं है, कोई भी शहर में अपना नहीं है, किसी ने हाल दिल पूछा नहीं है। वो जो साबित कदम होता नहीं है, वो जो साबित कदम होता नहीं है, किसी मंजिल पर वो ठहरा नहीं है, किसी मंजिल पे वो ठहरा नहीं है। खुदा हर शख्स को महफूज रखे, खुदा हर शख्स को महफूज रखे। मिजाज इस दौर का अच्छा नहीं है, मिजाज इस दौर का अच्छा नहीं है। फ़िज़ा उल्फत की हो हमवार कैसे, फ़िज़ा उल्फत की हो हमवार कैसे, किसी ने आज तक सोचा नहीं है, किसी ने आज तक। और वफ़ा का आईना होता है कैसा, वफ़ा का आईना होता है कैसा, शरफ़ ने आज तक देखा नहीं है, शरफ़ ने आज तक देखा नहीं है। यही चंद शेर थे जो आप तक हमने पहुँचाए। और एक गज़ल और जी, अब एक गज़ल या कुछ और श्रोता सुनना चाहेंगे भोजपुरी में आपसे? भोजपुरी का क्या कहा जाए।
बेटी का अगर है तो एक और रचना इनकी बड़ी मशहूर हुई। आजकल की बेटियां जो बचपन से माँ बाप के साथ पलती हैं, बढ़ती हैं, और इस कलयुगी इश्क के चक्कर में पड़ के माँ बाप के इस प्यार को ठोकर मार के निकल जाती हैं। उसी पे सरफुद्दीन साहब की एक रचना बहुत सराही गई। आइए हम सुनने का प्रयास करते हैं कि बेटियों पे कैसी है वह रचना। क्या है मोहतरम आपकी वह रचना जो बहुत सारे जी, इसलिए कि ये रचना एक लड़की थी, उसकी शादी होने वाली थी, बारात आने में सिर्फ 10 दिन बाकी थे। अच्छा। और उसमें वो लड़की जो भाग के गई है, उसके परिवार पर, उसके ख़ानदान पे क्या बीत रहा है? जो क्या बीता, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिससे घर से बेटी चली जाए, बारात वापस चल जाए, वही इसका अंदाज़ा लगा सकता है। आइए, मैं उसी पर मैंने एक छोटी सी रचना है कि बेटी का कैलू, बेटी का कैलू, घर से भाग गईलू, घर से भाग गईलू, नैनवा के सुख रहलू, दिल के करार हो, नैनवा के सुख रहलू, दिल के करार हो, बाबूजी के धन रहलू, भाई के दुलार हो, बाबूजी के धन रहलू, भाई के दुलार हो, ममता के नैया तार देहलू, बेटी का कैलू, घर से भाग गईलू, घर से भाग गईलू, मान मर्यादा गईल बाबूजी के श्रद्धा, मान मर्यादा गईल बाबूजी के श्रद्धा, चुपे चाप रहत रहत कैलू बड़ा गरदा, इज्जत के चढ़ल पारा उतार देहलू, बेटी का कैलू, घर से भाग गईलू, नदी के रंग ढंग कैसे समाइल। बेटी को भगाने में ननद का भी रोल होता है, याद रखना। ननदी के रंग ढंग कैसे समाइल, माई हम कैसन के रंग न चिन्हाइल, माई हम कैसन के रंग न चिन्हाइल, माई हम कैसन के रंग न चिन्हाइल, ढापल तो पली जत उघार देहलू, बेटी का कैलू, घर से भाग गईलू। जनाब सरफुद्दीन साहब सर्फ, आप तमाम लोगों का यह आग्रह था कि एक बार आप उनसे मिलिए और उनकी रचनाओं को हम सबों तक पहुंचाइए। आपके प्रत्येक के एक एक सुझाव का, एक एक आदेशों का मैं अक्सर पालन करता हूं, और आप लोग जिन्हें जिन्हें कहते हैं मैं उनके पास जाता हूं और उनकी रचनाओं को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। अधिकांश लोगों का यह निवेदन था कि आप सरफुद्दीन अली सर्फ के पास जाएं और उनकी रचनाओं को हम तक पहुंचाएं। आज मैं यहां आया और इनकी तमाम रचनाओं को, पुत्र को पिता के साथ कैसे रहना चाहिए, पिता को पुत्र के साथ कैसे रहना चाहिए, माँ बेटी का क्या संबंध होना चाहिए, बेटी और ननद का क्या संबंध होना चाहिए, भाई भाई का किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, इनकी रचनाओं में आप सब कुछ सुन सकते हैं। और मैं पुनः एक बार निकट भविष्य में दोबारा इनके पास आऊँगा और आप सबों के बीच नई नई इनकी जो रचना होगी उन रचनाओं के साथ आप सबों से फिर एक बार रूबरू होऊंगा। मशहूर शायर और मेरे आदरणीय जनाब सरफुद्दीन साहब सर्फ के साथ मैं शंभू प्रसाद भाई, आप सबों को सादर नमस्कार।